नमस्कार। MMD वेदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं JR कडेला। आज हम BA फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। देखिए, आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो, हम जो भूगोल में अध्ययन कर रहे हैं वो एक अर्थ के बारे में कर रहे हैं, और जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ माने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखिए, सबसे पहले बात करें तो जो पृथ्वी है, अगर हम पृथ्वी की बात करें, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी किन तत्वों से बनी हुई है, किस काल के अंदर बनी, या किन किन पदार्थों से बनी हुई है, कौन से पदार्थ अधिक है कौन से कम है, उनके अगर अपने बात करें तो देखिए, ऐसा आज तक कोई भी वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ जिसने पृथ्वी को आर पार किया हो, पृथ्वी के आर पार को छेद किया हो, या कोई पृथ्वी के आर पार जाके आया हो। ठीक है, तो देखिए, पृथ्वी बहुत बड़ी है, उसके आर पार जाना असंभव है। अभी तक ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि पृथ्वी के आर पार की जा सके। जहां तक कि हम अनुभाविक विचारों की बात करें तो अनुभाविक विचारों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देख सकते हैं। आज तक हम बात करें, आज तक पृथ्वी, देखो सबसे पहले बात, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर एक परपट्टी है, परपट्टी जिसे कहते हैं भूपरपट्टी। भूपरपट्टी, ये जो भूपरपट्टी है, ये पट्टी जो है ये मानव के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम आती है। मानव के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम आती, कहें तो इस भूपरपट्टी को ही मानव खोद सकता है। कोई भी पदार्थ अगर निकालना है तो वो सिर्फ भूपरपट्टी से ही निकाला जा सकता है। खनिज, तांबा, सीसा, जस्ता, अब्रक, नमक, जो भी है खनिज के अंदर आता है, या हम बात करें पृथ्वी की गहराई में अपने ईंधन खनिजों की बात करें तो सिर्फ हम भूपरपट्टी से प्राप्त करते हैं। तो भूपरपट्टी, आज तक मानव पृथ्वी के अंदर 6 किलोमीटर गहराई तक प्रवेश किया है। 6 किलोमीटर गहराई तक प्रवेश किया है। चाहे तो मानव ने किया हो और चाहे कोई टेक्निक ने, किसी मशीन ने, ठीक है, वो भेजी हो। तो आज तक मानव के जो प्रयास है वो प्रयास पृथ्वी में मात्र 6 किलोमीटर के भीतर है। अब हमने पृथ्वी के 6 किलोमीटर तक तो अंदर हमने जाके पता कर लिया कि पृथ्वी किस टाइप की है, किस पदार्थों से बनी हुई है, लेकिन ये हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है। इस पृथ्वी की गहराई के अंदर तक जाना और गहराई का पता लगाना मानव के पक्ष से बाहर है। इसके लिए हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए सबसे पहले अगर बात करें तो एक आता है प्रत्यक्ष स्रोत, और एक आता है अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत।
प्रत्यक्ष स्रोत में देखिए जो सामने दिखाई देता है, जो हमें दिखाई देता है वो प्रत्यक्ष स्रोत हो गया, और जो दिखाई नहीं देता वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष स्रोत हो गया। आगे देखिए, बात करें अप्रत्यक्ष स्रोत की, तो इसे अनुभाविक पद्धति के आधार पर बांटा जाता है। अनुभाविक पद्धति माने अनुभवों के आधार पर। जैसे हम बात करें, इसमें 3 प्रकार आते हैं, तापमान, दबाव और घनत्व। ये पृथ्वी के अप्रत्यक्ष स्रोत है, जिसे सिर्फ हम अनुभवों के आधार पर जान सकते हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। सिर्फ तापमान के आधार पे, घनत्व के आधार पे या उसके दबाव के आधार पे हम पृथ्वी का पता लगा सकते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो प्रत्यक्ष स्रोत में क्या आता है, ज्वालामुखी और भूकंप। कैसे कि ज्वालामुखी और भूकंप से हमें ये देखिए, भूकंप आया, ये ज्वालामुखी आई, तो पृथ्वी के अंदर से जो मलबा आता है, हम पूरी पृथ्वी का तो पता नहीं लगा सकते, लेकिन अधिकांश इसका जो भाग है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो स्ट्रक्चर है, उसका अधिकांश भाग जो पदार्थ बाहर आते हैं, तो इन बाहर आए हुए पदार्थों से पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी अंदर से किन तत्वों से बनी हुई है। तो एक ज्वालामुखी है और एक भूकंप है। एक भूकंप माने पृथ्वी के जो भूकंप आते हैं उनमें कितना नुकसान हुआ है, कितना तेज भूकंप था, उसकी तीव्रता के आधार पर वगैरह अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। प्रत्यक्ष ज्वालामुखी और भूकंप के द्वारा, अप्रत्यक्ष तापमान, दबाव और घनत्व के आधार पर। तो ये 2 प्रकार हो गए, ये पृथ्वी के 2 प्रकार हो गए, एक प्रत्यक्ष स्रोत है और एक अप्रत्यक्ष स्रोत है। प्रत्यक्ष स्रोत ज्वालामुखी, भूकंप आते हैं, और अप्रत्यक्ष स्रोत के अंदर ये अनुभाविक पद्धति के आधार पर तापमान, दबाव और घनत्व ये आते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के अगर पक्ष में कोई सिद्धांत है तो उन सिद्धांतों की बात करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की जो आयु है, कुल आयु, पृथ्वी की कुल आयु 4.6 अरब वर्ष मानी गई है। पृथ्वी की सर्वमान्य जो आयु है 4.6 वर्ष, 4.6 अरब वर्ष मानी गई है। यह जो आयु है यह सर्वमान्य है, क्योंकि ये सीसा और थोरियम पर आधारित शोध किए गए हैं। अब देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांत आते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे आई। तो एक आते हैं अद्वैतवादी परिकल्पना
और एक आती है द्वैतवादी परिकल्पना। देखो यह हम लिख रहे हैं परिकल्पना, परिकल्पना जो होती है वो मानी जाती है, ये सिद्ध नहीं की हुई होती, सिद्ध नहीं होती है। अगर किसी चीज को सिद्ध किया जाए और उसका बाद में प्रचार किया जाए तो वो सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत। अगर किसी चीज का प्रयोग करके, सिद्धांत अप्लाई करके किसी चीज को यूज किया जाता है उसके सिद्धांत लिखे जाते हैं। लेकिन परिकल्पना होती है कि माना जाता है कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा कोई काम आया होगा, तो ये जो आया होगा पृथ्वी सूर्य के पास से गुजरी होगी, ये माने होगी जो बातें हैं, ठीक है। एक तो कह देते हैं आया था नहीं था, तो मैंने अपने एक कह सकते हैं कि उसमें रिसर्च किया हुआ है और वास्तव में उसमें आया है, लेकिन ये परिकल्पना है और अद्वैतवादी और द्वैतवादी परिकल्पना है। और इसमें माना गया है कि पृथ्वी सूर्य के पास से गुजरी थी। तो देखिए अद्वैतवादी परिकल्पना और द्वैतवादी परिकल्पना, देखिए पृथ्वी के संबंध में सबसे पहली जो परिकल्पना थी, सर्वप्रथम परिकल्पना, सर्वप्रथम जो परिकल्पना पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित दी गई वो दी थी कास्ते दा बाफन। कास्ते दा वफन, कास्ते दा वफन परिकल्पना दी थी, ये 1749 ईस्वी में दी थी, 1749 ईस्वी में दी थी इन्होंने, कास्ते दा वफन ने। और इनकी जो परिकल्पना है ये एक तारक परिकल्पना थी। एक तारक परिकल्पना माने सूर्य के पास से कोई एक तारा गुजरा। देव तारक परिकल्पना में सूर्य के पास से कोई दो तारे गुजरे, तो ये एक तारक परिकल्पना थी। 1749 में कास्ते दा बफन ने एक तारक परिकल्पना दी थी। इसके बाद 1755 में 1755 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम है कांट। 1755 में एक वैज्ञानिक आया था कांट, और कांट ने जो परिकल्पना दी थी वो वायव्य परिकल्पना, इसको अपने कह सकते हैं पुच्छल तारा परिकल्पना, और ये वायव्य परिकल्पना है कांट की। यह इसको अपने कह सकते हैं गैसीय परिकल्पना, गैसीय परिकल्पना, यह आपने कह सकते हैं वायवीय परिकल्पना। और ये जो इसमें जो यूज किया गया वो न्यूटन के जो ग्रेविटी फोर्स था उस पर आधारित थी। था। इसके बाद 1796 में 1796 में ईस्वी में लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना दी। लाप्लास ने निहारिका 1796 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आया जिसने निहारिका परिकल्पना दी।
इस परिकल्पना में फिलामेंट जिसको कहते हैं शिगार पर आधारित एक माने जलता हुआ कोयले की तरह एक शिगार था, और इस लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना दी कि पृथ्वी की उत्पत्ति निहारिका परिकल्पना से हुई। इसके बाद एक वैज्ञानिक आया लोरियन या इसको कह सकते हैं लोकियर, कई बार इसको लोकियर भी लिखा था, लोकियर। इसने दी थी उल्का पिंड पर आधारित परिकल्पना। ये जो चार व्यक्ति आए हैं, इन चारों ने, देखिए सबसे पहले एक तारक परिकल्पना में कास्ते दावफन आया था, पहला विद्वान था जिसने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कोई परिकल्पना दी है। उसके बाद में दूसरा आया कांट के बाद लाप्लास, और लाप्लास के बाद में लोरियन या लोकियर जो है वो वैज्ञानिक आया। ये चार वैज्ञानिक थे जिसने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधी अपने सिद्धांत दिए, और ये चारों के चारों जो वैज्ञानिक है वो एक तारक परिकल्पना पर विश्वास करते हैं, एक तारक परिकल्पना पर विश्वास करते हैं। एक तारक परिकल्पना का अर्थ है कि सूर्य के पास से एक तारा गुजरा, न कि दो तारे। एक तारा गुजरा तो एक तारक परिकल्पना के ये सारे समर्थक हैं। इसके बाद देखिए देव तारक परिकल्पना, ये नोट कर लेना। दीप तारक परिकल्पना की बात करते हैं। दीप तारक परिकल्पना का होता है एक, ये वैज्ञानिक जो है आगे जो मैं लिख रहा हूं, देव तारक परिकल्पना का अर्थ है कि सूर्य के पास से एक नहीं दो तारे गुजरे। ये देव तारक परिकल्पना है कि सूर्य के पास से एक नहीं दो तारे गुजरे। आगे देखिए देव तारक परिकल्पना का सबसे पहला जो विद्वान समर्थक आता है उसका नाम है चैम्बरलिन। और चैम्बरलिन की जो परिकल्पना है उसका नाम है ग्रहणु परिकल्पना। ठोस पर आधारित थी क्योंकि ग्रह ठोस होते हैं। इसके बाद में दूसरा जो आता है यह है जेम्स और जीन्स, ये थी ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना। तो ये जो ज्वारीय परिकल्पना है ये द्रव या तरल कह सकते हैं, तरल या द्रव परिकल्पना है। इसके बाद में एक आया था धुल्ली तारक परिकल्पना। यह है ऑटो सीमट। चैम्बरलिन की ग्रहणु परिकल्पना है और ग्रह ठोस थे, ये कहते हैं ठोस पदार्थों के जमने से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। जीन्स कहते हैं कि ज्वारीय परिकल्पना के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और ऑटोसिम्ड कहते हैं कि धुल्ली जो परिकल्पना धूल के कारण जमने के कारण पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। आगे देखिए
ये जो परिकल्पना है इसमें 1992 में संशोधन किया गया, जिसका नाम था जेफरीज। इसमें जो कमियां रह गई थी तो जेफरीज ने 1992 में इसका संशोधन कर दिया था। आगे देखिए, आगे अपने बात करते हैं, ये हमारी परिकल्पना थी। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के जो हमने सिद्धांत किए थे, दो, उनकी बात करते हैं। देखिए, एक हमने लिखा था अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत में हमने बात की थी तापमान की, वायु दाब की, या हम इसको लिख सकते हैं दबाव की, और तीसरा था घनत्व की। देखिए, तापमान, टेम्परेचर, तापमान देखिए हमारा एक सिद्धांत है। हम तापमान की बात करें तो एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि हम पृथ्वी के धरातल से, हम पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई पर जाते हैं। पृथ्वी के धरातल से अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर में कमी आती है। देखिए, धरातल से हम ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर में कमी आती है, और हम अगर धरातल के गहराई में जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है, या हम कह सकते हैं तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो देखिए, पृथ्वी के तल से ऊपर जाते हैं, अगर धरातल से ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी होती है, और ये जो तापमान की कमी का जो प्रभाव है ये सिर्फ क्षोभ मंडल में रहता है। ये जो कम होने का कारण है ये सिर्फ क्षोभ मंडल में होगा, और इस कमी का जो है एक अपने कह सकते हैं पैमाना है, वो क्या है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से होता है। एक हम नॉर्मल धरातल पे खड़े हैं, उससे हम अगर 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान में कमी आ जाती है। ठीक है, धरातल से अगर हम ऊपर जाते हैं 165 मीटर की ऊंचाई पे, 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। लगभग अपने बात करें 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। उसी प्रकार हम अगर धरातल के अंदर नीचे गहराई में 32 मीटर जाएं, 32 मीटर की गहराई में जाएं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। तो ये ऊपर जाने पर और धरातल के अंदर जाने पे तापमान बढ़ जाता है। सिर्फ 32 मीटर की गहराई में जाते 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। तो हमारी पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, और हम जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तापमान में बढ़ोतरी होगी, और ऑक्सीजन की कमी आती है, तापमान की बढ़ोतरी, तो ये तो बंदा जो आदमी होता है इसके अंदर नहीं जा सकता। तो 32 मीटर की गहराई पे जाते ही हमारा 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। आगे की जो हम क्लास है कल यहीं से दोबारा शुरू करेंगे, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।